Good morning students, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start the coal and petroleum. ठीक है, तो आज हमारा जो चैप्टर है वो है कोल एंड पेट्रोलियम. इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि कोल कैसे बनता है, पेट्रोल कैसे बनता है, मतलब जितना भी कोल एंड पेट्रोलियम है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है. ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मुझे आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि मैंने यहाँ लिख रखा है मटेरियल फॉर आवर बेसिक नीड्स, कि आप अपनी डेली लाइफ में कौन कौन से मटेरियल यूज़ करते हो. जल्दी से अपनी नोटबुक में एक लिस्ट बना लीजिए कि आप कौन कौन से मटेरियल अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हो. मटेरियल बोले तो जैसे कि मार्कर हो गया, ये भी क्या है, एक तरह से मटेरियल है. अगर वाटर की बात करें तो वो भी एक क्या है, मटेरियल है. ठीक है, तो जल्दी से अपनी नोटबुक में लिस्ट बना लीजिए कि कौन कौन से मटेरियल आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हो. ठीक है, तो यहाँ मैं लिख रही हूँ कौन कौन से मटेरियल हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. वाटर यूज़ करते हो आप, एयर यूज़ करते हो, एंड सॉइल यूज़ करते हो, लाइट यूज़ करते हो, पेन यूज़ करते हो, कॉपी यूज़ करते हो, कॉपी एंड नोटबुक, एंड चेयर यूज़ करते हो, चॉक यूज़ करते हो. ये सब आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हो. इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हो. ठीक है, अब मुझे ये बात बताओ, क्या ये हमारे नेचर में या फिर हमारे इन्वायरमेंट में लिमिटलेस है, लिमिटलेस रिसोर्सेज है, या लिमिटलेस मटेरियल है? आप बोलोगे नहीं. क्यों नहीं? क्योंकि पेन ख़त्म भी हो सकते हैं, चॉक भी ख़त्म हो सकते हैं, चेयर भी ख़त्म हो सकती है, कॉपी भी ख़त्म हो सकती है, सॉइल भी ख़त्म हो सकती है, एयर भी ख़त्म हो सकती है, वाटर भी ख़त्म हो सकती है. ऐसे ही बोलोगे, लेकिन ऐसा नहीं होता. कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमारे नेचर में लिमिटेड है और कुछ ऐसी है जो लिमिटलेस है. वो चीज़ें कौन सी है अभी हम देखेंगे. ठीक है, इससे पहले मुझे ये बताओ, जो आपने ये लिस्ट बनाई है इसमें नेचुरल रिसोर्सेज कौन से हैं और मैन मेड रिसोर्सेज कौन से हैं? आप बोलोगे कि वाटर, एयर एंड सॉइल, ये तो क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज. बाकी जो हमने लिखे वो क्या है, मैन मेड. लाइट भी अगर हम बात करें सनलाइट की, तो सनलाइट कैसी हो जाएगी, नेचुरल हो गई. अगर मैं सिंपल लाइट लिख रही थी तो लाइट कोई भी हो सकती है, वो आपकी ट्यूबलाइट भी हो सकती है ना, तो वो कैसी हो जाएगी, मैन मेड हो जाएगी. अगर मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ सनलाइट, तो वो कैसा सोर्स है, नेचुरल सोर्स है. तो इसके बेसिस पे हम मटेरियल को 2 टाइप्स में क्लासिफाइड करते हैं. मटेरियल्स आर क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज, दैट इज मैन मेड एंड नेचुरल. man-made resources and natural resources. resources का मतलब material ही होता है. ठीक है, resources. अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि नेचुरल रिसोर्सेज में क्या आते हैं, तो आपका आंसर आएगा सॉइल, वाटर, एयर, सनलाइट. अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मैन मेड रिसोर्सेज में क्या आते हैं, तो आप बोलोगे चेयर, फैन, कॉपी, पेन, और भी बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, है ना. तो जो भी नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें नेचर से ऑब्टेन हो रही है, विच इज ऑब्टेन फ्रॉम nature naturally, is known as natural resources, and which is made by the man is known as man-made resources. ये बात आपको समझ में आ गई. जो हमें नेचर से मिल रही है वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, और जिसको मैन बनाते हैं, ह्यूमन बीइंग्स बनाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मैन मेड रिसोर्सेज. अब आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि मैन मेड रिसोर्सेज में हमने ये क्यों लिखे, क्योंकि चेयर को भी मैन ने बनाया है, फैन को भी मैन ने बनाया है, कॉपी को भी मैन ने बनाया है, एंड पेन को भी मैन ने बनाया है. लेकिन सोइल को किसी मैन ने नहीं बनाया. वो कैसा है, नेचुरली है, हमारे नेचर में नेचुरली अवेलेबल है वो.
ठीक है। वाटर भी हमारे नेचर में नेचुरली अवेलेबल है, एयर भी हमारे नेचर में नेचुरली अवेलेबल है, एंड सनलाइट इज ऑल्सो अवेलेबल एज नेचुरली। ओके, अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इसमें से लिमिटलेस रिसोर्सेज कौन से हैं, इनमें से लिमिटलेस रिसोर्सेज कौन से हैं, तो आपका आंसर आएगा सभी लिमिटलेस है। नहीं, क्या पेन आप लिमिटलेस में यूज़ कर सकते हो? मान लो आपके घर में एक बॉक्स है पेन का, आप उसको यूज़ करते जा रहे हो, तो क्या वो ख़त्म नहीं होंगे क्या? यस, बिल्कुल ख़त्म होंगे। आप बोलोगे कि हम मार्केट से और जाके ले आएंगे, मार्केट से तो जाके ले आओगे। अब आप एक दिन में आपने पूरा बॉक्स खाली कर दिया, दूसरे दिन आपने पूरा बॉक्स खाली कर दिया, तीसरे दिन आपने पूरा बॉक्स खाली कर दिया। आप क्या करोगे? मार्केट जाके तीसरा बॉक्स ले आओगे, ठीक है, फिर उसको भी आपने ख़त्म कर दिया, फिर से मार्केट जाके उसी शॉप से आप दोबारा लेकर आ रहे हो, तो क्या शॉप पे ख़त्म नहीं होंगे क्या? होंगे ना। तो इसी तरह से जो पेन है वो कंटिन्यूसली ख़त्म होते जा रहे हैं। तो ये वाले जो मैंने रिसोर्सेज लिखे हैं ये कैसे हैं? लिमिटेड है, मतलब हमारे नेचर में तो अवेलेबल, ये मैन मेड में आते हैं और सारे मैन मेड रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, ठीक है। अब मैं बात कर रही हूँ नेचुरल रिसोर्सेज की, तो क्या नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटलेस है? आप बोलोगे यस, कि हम उसको कितना भी यूज़ कर ले वो ख़त्म ही नहीं होते, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है, कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो लिमिटेड है नेचुरल रिसोर्सेज में भी, और कुछ ऐसे हैं जो लिमिटलेस है। अगर हम बात करें सॉइल की, एयर की एंड सनलाइट की, तो ये कैसे हैं? ये है लिमिटलेस, क्योंकि आप इनको कितना भी यूज़ कर लो ये ख़त्म नहीं होंगे। एयर प्रेजेंट ही रहेगी, ऑक्सीजन जिसे हम बोलते हैं, कितने भी यूज़ कर लो, आप ऑक्सीजन डेली ब्रीद इन करते हो, तो क्या वो ख़त्म होती है? नहीं ख़त्म होती। इसलिए एयर भी कैसी है? लिमिटलेस है। सनलाइट, आप पूरे दिन सनलाइट में बैठे रहो, तो क्या सनलाइट ख़त्म हो जाएगी? नहीं होगी, तो वो भी कैसी है? लिमिटलेस है। सॉइल की अगर हम बात करें, तो सॉइल में आप पूरे दिन भर खेलते रहो, उसको लेते रहो, तो क्या सॉइल ख़त्म हो जाएगी? नहीं होगी, तो वो भी कैसी है? लिमिटलेस है, क्योंकि ये हमारे नेचर पे नेचुरली अवेलेबल है, ठीक है। अगर हम बात करें वाटर की, तो क्या वाटर लिमिटलेस है? नहीं है। अगर हम वाटर को यूज़ करते रहेंगे तो वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आपको पता होगा वाटर जो होता है हमारे घरों में कैसे आता है। अगर कहीं वाटर की कमी आ जाती है, आपने सुना भी होगा, ड्रॉट आ जाता है, तो क्या होता है, वहाँ रेन वाटर है ना, उसको कलेक्ट करके उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर कहीं रेन भी नहीं हो रही है, उनको वाटर नहीं मिलेगा, है ना, वाटर नहीं मिलेगा क्योंकि रेन नहीं हो रही वहाँ, तो वो कैसा है? एक लिमिटेड सोर्स है, मतलब ये ख़त्म हो सकता है। ये एक पहला सोर्स है जो हमारे नेचर में नेचुरली अवेलेबल है और लिमिटेड क्वांटिटी में है। कैसा है? लिमिटेड क्वांटिटी में है। अगर आपसे पूछ ले कि ऐसा नेचुरल सोर्स बताओ जो आपके नेचर में लिमिटेड क्वांटिटी में है, तो आपका आंसर क्या आएगा? वाटर। तो इसके बेस पे जो लिमिटलेस है और लिमिटेड है, उसके बेस पे हम इसको दो टाइप्स में क्लासिफाइड करते हैं। पहला आता है एग्जॉस्टिबल एंड सेकंड आता है इनएग्जॉस्टिबल। ठीक है, एग्जॉस्टिबल यानी कि जिसे हम यूज़ करें और वो ख़त्म हो जाए, इनएग्जॉस्टिबल जिसे हम यूज़ करते रहें और फिर भी वो ख़त्म नहीं हो। ठीक है, ये होते हैं इनएग्जॉस्टिबल एंड एग्जॉस्टिबल। अभी हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। आपको ये बात समझ में आ गई, जो वाटर है हमारे नेचर में लिमिटेड क्वांटिटी में है, ना कि लिमिटलेस है। अगर हम उसका कंटिन्यूसली यूज़ करते रहेंगे तो वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा और हमें पीने के लिए पानी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब हम इसको डिटेल में देख लेते हैं एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल को। तो देखिए, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जिसको हम यूज़ करते रहे और वो ख़त्म ही ना हो, यानी कि वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में हमारे पास अवेलेबल रहे। हम किसकी बात कर रहे हैं? नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम मैन मेड रिसोर्सेज की बात ही नहीं कर रहे। इस चैप्टर में हमें नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज में दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, जो मटेरियल थे वो कितने टाइप के थे? 2 टाइप्स के थे, नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैन मेड रिसोर्सेज। हमें नेचुरल रिसोर्सेज के
ऊपर डिस्कस करना है, ठीक है। अब नेचुरल रिसोर्सेज भी दो टाइप्स के होते हैं, एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल, ठीक है। एग्जॉस्टिबल क्या होता है, जिसको हम यूज़ करते रहें और वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। इनएग्जॉस्टिबल क्या होता है, जिसको हम यूज़ करते रहें और वो ख़त्म ही ना हो, यानी कि हमारे पास अनलिमिटेड क्वांटिटी में वो अवेलेबल रहे। तो यहाँ देखो, दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर, नेचर में वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। अगर कोई ह्यूमन उसको एग्जॉस्ट कर रहा है, उसको यूज़ कर रहा है, तो वो ख़त्म ही ना हो। जैसे कि सनलाइट एंड एयर, मैंने अभी एग्जांपल लिया कि आप डेली ब्रीथ इन करते हो तो क्या एयर ख़त्म हो जाती है? नहीं होती ना। तो वो कैसा रिसोर्सेज है? इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है। अगर हम बात करें सनलाइट की और उसको हम यूज़ करते रहे तो क्या सनलाइट ख़त्म हो जाएगी? नहीं होगी ख़त्म, तो वो भी कैसा है? इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है। अगर हम बात करते हैं एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज की, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज में क्या आता है, जिसको हम यूज़ करते रहे और वो एक दिन ख़त्म हो जाए, ठीक है। अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन द नेचर इज़ लिमिटेड, मतलब इनकी जो क्वांटिटी होती है वो कैसी होती है? लिमिटेड होती है। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, मतलब अगर कोई ह्यूमन उसको एग्जॉस्ट कर रहा है तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा अगर कंटिन्यूसली उसको यूज़ करता जा रहा है अननेसेसरी, ठीक है। एग्जाम्पल है वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। अगर वाइल्ड लाइफ है, आपने देखा होगा कि पहले की सेंचुरी में बहुत सारी वाइल्ड लाइफ प्रेजेंट रहती थी, लेकिन इस टाइम पे हमारे वाइल्ड एनिमल्स या जो भी वाइल्ड कुछ भी है तो वो भी अब बिल्कुल ही गायब हो गए हैं, मतलब हमें अब देखने को भी नहीं मिलते। पहले डायनासोर्स भी होते थे, है ना, तो वो सब इस टाइम में हमें देखने को मिलते हैं? नहीं मिलते, लेकिन पहले वाले ज़माने में वो होते थे, अब नहीं होते। क्यों नहीं है? क्योंकि उसको ह्यूमन यूज़ करता गया, उसकी हंटिंग करता गया, ठीक है, तो वो एक दिन ख़त्म होने ही थे। एंड फॉरेस्ट भी अब बिल्कुल भी नहीं है फॉरेस्ट। मिनरल्स भी अगर हम कंटिन्यूसली यूज़ करते रहेंगे तो वो भी एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। कोल और पेट्रोलियम भी अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते रहेंगे तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। नेचुरल गैस है, अगर उसको भी हम कंटिन्यूसली यूज़ करते रहेंगे तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि अब इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें, मैं आपको एक एक्टिविटी से समझाती हूँ इन दोनों का मतलब क्या है। आपको क्या लेना है, 3 बाउल्स लेने हैं। एक में आपने चॉकलेट्स डाल दी, एक में आपने टॉफ़ीज़ डाल दी, एक में आपने पीनट्स डाल दिए, ठीक है। अब आपको मैंने क्या किया, पूरी क्लास को 7 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। 7 ग्रुप, ये भी 7 ग्रुप, 7 ग्रुप, ठीक है। अब 7 ग्रुप को भी मैंने फर्दर डिवाइड कर दिया, कितने में? 1 में, 2 में एंड 4 में। इसको भी मैंने कर दिया 1, 2 एंड 4। इसको भी कर दिया 1, 2 एंड 4। ये 1 to 4 क्या है? स्टूडेंट्स हैं, मतलब इस वाले ग्रुप में 1, एक ग्रुप में, सब ग्रुप में, ये तो ग्रुप्स थे, ये क्या हो गए? सब ग्रुप्स हो गए। एक सब ग्रुप में 1 स्टूडेंट, इसमें 2 स्टूडेंट, इसमें 4 स्टूडेंट, इसमें भी 1, इसमें भी 2 स्टूडेंट, इसमें भी 4 स्टूडेंट, इसी तरह से इसमें। अब मैंने सबसे पहले इन फर्स्ट वाले स्टूडेंट्स को बोला कि आप इसमें से जो भी आपको पसंद है वो खा लो। तो इस वाले ग्रुप ने क्या किया, ये थोड़ा ग्रीडी था, ठीक है, तो इसने क्या किया, बहुत सारी चॉकलेट्स खा ली, बहुत सारी चॉकलेट्स खा ली। अब इसके अंदर रहेगी सिर्फ 5-6 चॉकलेट्स रह गई, 5-6 चॉकलेट्स रह गई। अब ये था थोड़ा कम ग्रेडी था, तो इसने रख दी कम से कम 7 से 8 चॉकलेट इसने रख दी, ठीक है। इसने कंज्यूम कर ली, मान लो 3 to 4 चॉकलेट रह गई और इसके पास 5 to 6 चॉकलेट रह गई, ठीक है। अब ये वाला बिल्कुल कम ग्रेडी था, तो इसने सोचा कि मेरे आगे वाली जनरेशन भी, मेरे को आगे वाली जनरेशन को भी खाने के लिए चाहिए, आगे मेरे से आगे भी बैठे हैं स्टूडेंट्स, उनको भी खाने के लिए चाहिए। तो इसने क्या किया कि कम से कम 9 से 10 पीनट्स इसने छोड़ दिए, ठीक है, जिससे कि आगे वाले स्टूडेंट खा सके। अब मैंने बोला कि सेकंड वाले स्टूडेंट्स को मैंने बोला, मतलब इस ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स थे?
2 स्टूडेंट थे, इसमें भी 2 थे, इसमें भी 2 थे। ठीक है, अब ये 2 स्टूडेंट थे, ये पूरी की पूरी 3 से 4 जो चॉकलेट बची थी पूरी की पूरी खा गए। इन्होंने आगे वाले स्टूडेंट्स के लिए सोचा ही नहीं। ठीक है, ये वाला था, इन्होंने आगे वालों के लिए भी सोचा ही नहीं, मतलब इन्होंने 5 to 6 थी, 3 में डिवाइड कर ली और ये पूरी की पूरी खा गए। इनके पास भी कुछ नहीं बचा। मान लो 1 चॉकलेट रह गई, इन्होंने सिर्फ 1 चॉकलेट रह गई, 2 खा ली और 1 बच गई। ठीक है, और 1 चॉकलेट सिर्फ इन 4 स्टूडेंट के लिए रख दी। और ये तो थे, ये सारी की सारी, ये ये जो 2 स्टूडेंट थे ये सारी की सारी चॉकलेट नहीं खाई है, मतलब कि मान लो इन्होंने खा ली 5 to 6 चॉकलेट खा ली। अब इनके पास बच गई, जो 4 स्टूडेंट थे इनके पास 2 to 3 चॉकलेट बच गई या पीनट्स बच गए, कुछ भी मान लो। अब देखो इसमें क्या हुआ, जब मैंने ये फर्स्ट जनरेशन, मान लो ये मैंने इसको क्या कंसीडर किया है, फर्स्ट जनरेशन, इसको कंसीडर किया है सेकंड जनरेशन, इसको कंसीडर किया है थर्ड जनरेशन। ठीक है, देखो फर्स्ट जनरेशन में सिर्फ एक ही पर्सन है, सेकंड जनरेशन में 2 पर्सन्स है और थर्ड जनरेशन में 4 पर्सन है। जब मैंने फर्स्ट वाली जनरेशन को खाने के लिए बोला तो ये तो सारी की सारी खा गया, मतलब थोड़ी सी छोड़ी, इसने आगे वाले के लिए सोचा ही नहीं। ठीक है, इसने थोड़ा बहुत सोच लिया कि ठीक है हमारे आगे भी स्टूडेंट बैठे हैं, इनको खाना है, तो इसने, और इस वाले ने पूरा ही सोच लिया कि मेरे से आगे भी स्टूडेंट बैठे हैं और उनसे पीछे भी उनके स्टूडेंट बैठे होंगे, है ना, तो इसने भी छोड़ दिया। लेकिन और जो मैंने सेकंड जनरेशन को जब बोला कि अब आप लोग खाओ, तो सेकंड जनरेशन वाले इसमें तो पूरी की पूरी चॉकलेट्स खा गए। इसमें इन्होंने सिर्फ 1 चॉकलेट रख दी, इसमें इन्होंने 2 से 3 चॉकलेट रख दी। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड जनरेशन थी, उसमें देखो 4 पर्सन्स है। अब 4 पर्सन इनके पास तो बची नहीं, इनको कुछ मिला ही नहीं। ठीक है, यानी कि इसके पास तो रिसोर्सेज ही ख़त्म हो गए। यहाँ ये चॉकलेट को मान लो रिसोर्सेज, तो यहाँ रिसोर्सेज ही ख़त्म हो गए, चॉकलेट ही ख़त्म हो गई। अब ये क्या खाएं, तो इनको तो मिला ही नहीं कुछ खाने के लिए। किसको नहीं मिला, थर्ड जनरेशन को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला इस वाले ग्रुप में। इस वाले ग्रुप की बात करें तो यहाँ 4 पर्सन थे, लेकिन उन सब 4 पर्सन को सिर्फ 1 ही चॉकलेट मिली। कितनी चॉकलेट, 4 पर्सन में सिर्फ 1 चॉकलेट। ठीक है, आइडिया लगा कर देखो कि कैसे खाएंगे वो, है ना। तो इसको मिली बट बहुत लिटिल क्वांटिटी में मिली, लिटिल, बहुत 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 कम लिटिल क्वांटिटी में मिली। ठीक है, अगर हम बात करें इस वाले ग्रुप्स की तो यहाँ इनको थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी मिल गई, इतनी भी ज़्यादा नहीं बट ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी मिल गई, 2 चॉकलेट्स मिल गए। अब ये 4 जो हैं ये क्या करेंगे, हाफ कर लेंगे इनकी, तो इनको क्या मिल जाएगा, मिल जाएगी चॉकलेट्स, हाफ चॉकलेट्स मिल जाएगी इनको। ठीक है, तो इनके पास क्या आई, थोड़ी ज़्यादा आ गई, मतलब मोर लिख लो इसको, मोर। अब आपने क्या देखा, आप चॉकलेट को आप कंसीडर कर लो रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज। इस वाले ग्रुप ने ज़्यादा कंज्यूम कर लिया, पहले वाली जनरेशन ने ज़्यादा कंज्यूम कर ली रिसोर्सेज को, तो इनके आगे वाली जनरेशन को कुछ भी नहीं मिल पाया। ठीक है, इन्होंने थोड़ी कम, मतलब छोड़ी लेकिन कम छोड़ी, तो इनको आगे वाली जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को क्या मिला, कम मिला। ठीक है, इन्होंने थोड़ी ज़्यादा छोड़ दी तो इनके आगे आने वाली जनरेशन को ज़्यादा मिल गई। ठीक है, इसलिए अगर हम अभी बहुत ज़्यादा वाटर को यूज़ करते रहेंगे, अगर हम वाटर की बात कर रहे हैं तो अगर हम बहुत ज़्यादा इस टाइम वाटर को यूज़ करते रहेंगे तो हमारे आने वाली जनरेशन होगी, हमारे आगे वाली जो जनरेशन होगी वो क्या, उनको मिलेगा ही नहीं वाटर पीने को, क्योंकि हमने तो सारा का सारा वाटर यूज़ कर दिया। जैसे यहाँ इनको नहीं मिला था ना फर्स्ट वाले ग्रुप में, वैसे ही हमारे आगे आने वाली जनरेशन को भी नहीं मिल पाएगा अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे। अगर हमें चाहिए ही नहीं तो भी हम यूज़ करे जा रहे हैं, उसको क्या करते हैं, हैंड वॉश करते हैं और वो टैप चल रही है और वो पानी वेस्ट हो रहा है ना। कपड़े वगैरह धोते तो उसमें भी टैप चली हुई है, कोई ध्यान नहीं है और पूरा का पूरा पानी वेस्ट हो जाता है। तो हम ये क्या कर रहे हैं, पानी को वेस्ट ही तो कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम वेस्ट करते रहेंगे तो क्या होगा, हमारे आगे आने वाली जनरेशन को नहीं मिल पाएगा। आपको समझ में आ गया इनएग्जॉस्टिबल क्या होते हैं, एग्जॉस्टिबल क्या होता है। देखो मैंने यहाँ पर लिखा है कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है। अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ द फॉसिल फ्यूल्स, तो आप इसका आंसर ये लिखोगे कि सम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज like coal, petroleum and natural gases. These were formed from the dead remains of the living organism. मतलब कि ये वाले जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, कैसे हैं ये, एग्जॉस्टिबल है, मतलब इसको हम अगर यूज़ करते रहेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे, हमारे पास ये लिमिटेड क्वांटिटी में है। कौन से, कोल,
पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। अब ये बनते कैसे हैं? ये बनते हैं लिविंग फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेड से बनते हैं, डेड बॉडी से बनते हैं उनकी, मतलब अभी हम देखेंगे, पूरा प्रोसेस देखेंगे कैसे बनते हैं, बट आपको ये पता होना चाहिए कि किससे बनते हैं। दीज वर फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ, जो भी उनका डेड रिमेन्स रह जाता है उनसे बन जाते हैं, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो भी डेड रिमेन्स है उनसे बनते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं? फॉसिल्स बोलते हैं। इसीलिए हम इसको फॉसिल्स फ्यूल भी बोलते हैं। किसको? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस को हम क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि किससे बनते हैं? दे आर फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और उसको हम फॉसिल्स बोलते हैं। बात समझ में आ गई ये? ठीक है। अब हम इस पूरे चैप्टर में हमें यही देखना है कि कोल कैसे बनता है, पेट्रोलियम कैसे बनता है, नेचुरल गैस कैसे बनती है। पूरे चैप्टर में आपको यही पढ़ना है। इसीलिए मैंने यहाँ ये डेफिनेशन लिख दी कि ये वाले जो रिसोर्सेज हैं ये कैसे होते हैं? फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, क्योंकि ये डेड रिमेन से बनते हैं। किसके? लिविंग ऑर्गेनिज्म के। ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा कि जो मटेरियल होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैन मेड रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में हम एयर, वाटर एंड सॉइल को लिख सकते हैं, और नेचुरल रिसोर्सेज को भी हम आगे फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं, डैट इज एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल यानी कि जो हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में है, इनएग्जॉस्टिबल यानी कि जो हमारे पास अनलिमिटेड क्वांटिटी में है। एग्जॉस्टिबल में क्या आता है? वाटर, कोल, पेट्रोलियम, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, मिनरल्स, यहाँ वाटर भी लिख सकते हो, नेचुरल गैसेस। ठीक है। तो ये वो अगर हम इनका कंटिन्यूसली यूज़ करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे आगे आने वाली जनरेशन को कुछ भी पीने के लिए या इनमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है। तो हमें इसको कंजर्व करके रखना चाहिए ताकि हमारे आगे वाली जनरेशन इसको यूज़ कर सके। ठीक है। फिर हमने देखा कि ये जो कोल होता है, पेट्रोलियम होता है, नेचुरल गैस होते हैं, इनको हम फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये लिख दिया मैंने। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि हमें कोल कैसे ऑब्जर्व होता है, कैसे मिलता है। वो पढ़ना है कोल के बारे में। कोल क्या होता है? ये हार्ड स्टोन होता है और ब्लैक कलर का होता है। आपने देखा होगा, जैसे हम हिंदी में कोयला बोलते हैं, सभी ने देखा है कोयला। ठीक है। तो वो कैसा होता है? बिल्कुल हार्ड होता है और ब्लैक कलर का होता है। अब इसके यूजेस क्या है? ये तो इसकी अपीयरेंस होगी। अब इसके यूजेस क्या है? यूज इन कुक फूड। पहले जब गैस वगैरह नहीं होती थी तो लोग किससे खाना बनाते थे? कोयले से बनाते थे, कोल से बनाते थे। मतलब उनके पास एक अंगीठी टाइप सी होती थी, उसके अंदर कोल को प्लेस करते थे और फायर बर्न करते थे, और उसी पर जो खाना है हमारा वो बनाते थे। ठीक है। तो पहले क्या किस में यूज़ करते थे? कुक फूड में यूज़ करते थे। एर्लियर यूज इन रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन इंजन्स। पहले जो रेल्स थी, रेलवे इंजन्स थे वो किससे चलते थे? कोल से चलते थे। मतलब जो कोल है वो स्टीम प्रोड्यूस करेगा और उस स्टीम से रेलवे इंजन्स चलते थे। ठीक है। इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल पावर प्लांट में भी इसका यूज़ होता है। किसमें? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। यूज्ड एज फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्री। इसको फ्यूल के रूप में भी यूज़ किया जाता है इन वेरियस इंडस्ट्रीज में। प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोल तार एंड कोल गैस। मतलब इसको इंडस्ट्री में प्रोसेस करवाया जाता है, उसके बाद इससे यूजफुल प्रोडक्ट को ऑब्टेन किया जाता है। मतलब कोई प्रोसेस लगाकर इस पर उनमें से कोल में से क्या क्या मिल जाता है हमें? कोक, कोल तार एंड कोल गैस। ये क्या होता है अभी हम देखेंगे। ठीक है। क्या क्या मिलता है हमें कोल से? कोक, कोल तार एंड कोल गैस। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये कोल बनता कैसे है। 300 मिलियन ईयर एगो, जब 300 साल पहले हमारा जो अर्थ था वो बिल्कुल बहुत डेंस फॉरेस्ट से ढका हुआ था। मतलब बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट थे वहाँ। ठीक है। उस टाइम पे क्या होता था? बहुत सारे नेचुरल प्रोसेस आते थे, जैसे कि फ्लडिंग हो गया। तो ये सब फ्लडिंग वगैरह आने से जो हमारा फॉरेस्ट था वो धीरे धीरे क्या हो गया? सॉइल में बरिड होता गया, सॉइल में दबता गया। ठीक है। सॉइल में दबने के बाद वो कंप्रेस हो गया। अब सॉइल में दबेगा तो वो कंप्रेस भी होगा। कंप्रेस होने के बाद उसका टेम्परेचर बढ़ता गया। मतलब टेम्परेचर यहाँ रोज़ लिखा है, राइज की सेकंड फॉर्म रोज़ लिखी है कि टेम्परेचर बढ़ता गया। एंड सेंक डीपर,
सैंक यानी कि सिंक की सेकंड फॉर्म सैंक यानी कि नीचे धंसता गया, बहुत नीचे गहराई में, डीपर, अंडर हाई प्रेशर, किस पे, हाई प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे। और फिर जो भी ये जो फॉरेस्ट था, फॉरेस्ट में बहुत सारे क्या होंगे, प्लांट्स होंगे। अब वो प्लांट्स जो है वो कई सालों तक नीचे दबे हुए हैं, नीचे सैंक है, तो क्या होगा, वो जो डेड प्लांट्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कोल में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरह से हमें कोल ऑब्टेन हो जाता है। दोबारा देखो मैंने क्या बताया कि पहले बहुत सारे डेंस फॉरेस्ट होते थे, ठीक है, ये आपके फॉरेस्ट है बहुत सारे, ठीक है। अब कोई भी फ्लडिंग वगैरह ही नेचुरल प्रोसेस हुआ, अब ये सारा का सारा फॉरेस्ट नीचे दब गया, नीचे बरिड हो गया। नीचे बरिड होने के बाद और डीप होता गया, मतलब दोबारा आएगा फ्लड तो दोबारा ये और डीप हो जाएंगे। अब सनलाइट भी आएगी, इनको सनलाइट भी मिलेगी, सनलाइट से इनका टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा, टेम्परेचर इनका कैसा होगा, राइज होगा और ये और डीपर चले जाएंगे, सिंक डीपर, ठीक है, और नीचे धंसते चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हाई प्रेशर पर और हाई टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर मतलब सनलाइट बहुत ज़्यादा मिल रही है, हाई प्रेशर मतलब दबाव बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। जब दबाव ज़्यादा लग रहा है तो जितने भी यहाँ ये जो प्लांट्स नीचे दबे हुए हैं ये सब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कोल में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हमें कोल मिलता है। अब ये जो प्रोसेस है बहुत स्लोली होता है, ठीक है, कैसा है ये, बहुत स्लोली प्रोसेस है। तो स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन। डेड वेजिटेशन का मतलब क्या है, ये वाले जो डेड प्लांट्स हैं उनको हमने क्या बोला है, डेड वेजिटेशन बोला है, ठीक है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल। डेड वेजिटेशन का कोल में कन्वर्ट होना, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन क्यों बोला, क्योंकि जो कार्बन है उसके अंदर, कोल क्या होता है, कोल तरह से एक कार्बन है, कार्बन सोर्स है, एक तरह से कार्बन का सोर्स है। इसके अंदर, कोल के अंदर कार्बन प्रेजेंट रहता है। अब कार्बन के अंदर भी बहुत सारे फॉर्म में कार्बन प्रेजेंट रहता है, सिर्फ ये एक अकेला ही कार्बन प्रेजेंट नहीं रहता, इसके बहुत सारे फॉर्म प्रेजेंट रहते हैं। जैसे मैंने यहाँ बोला ना, कोलदार, कोल गैस, ये सब किसके फॉर्म है, कार्बन के फॉर्म है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ कार्बोनाइजेशन लिखा है, ठीक है, कि डेड वेजिटेशन का कोल में कन्वर्ट होना कार्बोनाइजेशन होता है, क्योंकि वो कोल एक्चुअल में क्या है, कार्बन है एक, ठीक है। अब हम कोल को क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स भी बोलते हैं। कोल को हम क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल। क्यों बोलते हैं, क्योंकि किससे ऑब्टेन हुआ है, डेड वेजिटेशन से। अगर पूछ ले कि कोल को फॉसिल फ्यूल्स क्यों बोलते हैं, तो आप क्या लिखोगे, बिकॉज इट इज ऑब्टेन फ्रॉम डेड वेजिटेशन, ठीक है। और डेड वेजिटेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर डेड हो जाए तो उसका मतलब क्या होता है, फॉसिल्स होता है, और उसी को हमने नाम दे दिया फॉसिल फ्यूल्स। और उस डेड ऑर्गेनिज्म से अगर हमें फ्यूल मिल रहा है तो वो नाम क्या है, फॉसिल फ्यूल। बात समझ में आ गई, कोल कैसे बनता है ये बात समझ में आ गई, इसकी अपीयरेंस पता चल गया, इसका वो यूजेस पता चल गए, ठीक है। अब हमने ये भी देख लिया कि कोल को हम फॉसिल फ्यूल्स को बोलते हैं। हमने ये भी देख लिया जो प्रोसेस थी डेड वेजिटेशन को कोल में कन्वर्ट होने को, उसको हम कार्बोनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये कोक, कोल तार एंड कोल गैस क्या होता है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया ना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए कोक क्या होता है, कोक एक टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस है, मतलब टफ भी होता है, पोरस भी होता है और ब्लैक कलर का होता है। पोरस मतलब उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, इस तरह से। एंड प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ये इंपॉर्टेंट है कि जो कोक होता है वो सबसे प्योर फॉर्म है किसकी, कार्बन की। मतलब इसके अंदर कार्बन के अलावा कोई और सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं होता, कोई और मटेरियल प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट रहता है। जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के सब्सटेंस प्रेजेंट हो वो क्या होता है, प्योर फॉर्म होता है, ठीक है। जिसमें एक से ज़्यादा टाइप के सब्सटेंस हो उसमें क्या होता है, वो क्या होता है, इम्प्योर होता है। मतलब कि इसमें सिर्फ एक टाइप की नहीं है, बहुत सारे टाइप के हैं। तो ये वाला जो होता है ना कोक, ये प्योर फॉर्म होता है किसका, कार्बन का। यानी इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब किसके हैं, कार्बन के हैं, ठीक है।
तो आपके क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, तो आपका आंसर क्या आएगा, कोक। ठीक है, अगर हम बात करें इसके यूजेस की, तो इसका यूज़ है इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, स्टील बनाने के काम आता है, एंड एक्सट्रैक्शंस ऑफ मैनी मेटल, इससे हम बहुत सारी मेटल्स का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। एक्सट्रैक्शन यानी कि मेटल को ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया कोक। इसके बारे में आपको डिटेल में नहीं जानना कि ये कैसे बनता है, क्यों बनता है। ठीक है, हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इसकी अपीयरेंस कैसी होती है और इसका यूजेस क्या है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है कोल तार। कोल तार कैसा होता है, ब्लैक होता है, लिक्विड, थिक लिक्विड होता है ये, विद एन अनप्लेजेंट स्मेल। इसकी जो स्मेल होती है वो बहुत गंदी होती है, मतलब अच्छी नहीं होती, अनप्लेजेंट होती है। मिक्सचर ऑफ 200 सब्सटेंसेस। अब ये मिक्सचर है किसका, 200 सब्सटेंसेस का। अब इसके अंदर 200 सब्सटेंसेस मिक्स है, तो बताओ ये प्योर फॉर्म हो गई या इम्प्योर फॉर्म होगी। आप बोलोगे इम्प्योर फॉर्म, क्योंकि इसके अंदर 200 सब्सटेंस मिक्स है, बल्कि इसमें सिर्फ कार्बन ही मिक्स था, इसीलिए ये क्या थी, प्योर फॉर्म थी। लेकिन इसके अंदर 200 मिक्स है, तो ये कैसी होगी, इम्प्योर फॉर्म हो गई। ठीक है, एंड अब इसके यूजेस क्या क्या है, ये तो इसकी हो गई अपीयरेंस। अब इसके यूजेस क्या क्या है, प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार। जो भी कोल तार से हमें प्रोडक्ट मिलता है उसका यूज़ हम एज स्टार्टिंग मटेरियल करते हैं। स्टार्टिंग मटेरियल यानी कि मान लो कि आपको किसी चीज़ को बनाना है, उस चीज़ को बनाने के लिए आपको कोई स्टार्टिंग मटेरियल तो चाहिए होगा। मान लो आपको टी बनानी है, तो टी बनाने के लिए आप स्टार्टिंग मटेरियल क्या क्या लेते हो, टी लीव्स लेते हो, वाटर लेते हो, और क्या लेते हो, शुगर लेते हो। तो ये सब आपके क्या है, स्टार्टिंग मटेरियल है। तो उसी तरह से अगर हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो कोल तार है वो एज अ स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ होता है। ठीक है, एंड ऑल्सो ये जो स्टार्टिंग मटेरियल है किस में यूज़ होता है, फॉर मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक डाइज। सिंथेटिक डाइज बनाने में एज अ स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ होता है। ड्रग्स बनाने में स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ होता है। एक्सप्लोजिव्स बनाने में स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ होता है। परफ्यूम में, प्लास्टिक में, पेंट में, फोटोग्राफिक मटेरियल, रूफिंग मटेरियल, इन सब में ये जो कोल तार है, ये जो कोल तार है वो किस तरह से यूज़ होता है, एज अ स्टार्टिंग मटेरियल। ओके, नेक्स्ट जो मेन हम इसका यूज़ है वो क्या है, नेफ्थलीन बॉल्स यूज टू रिपेल मोथ्स एंड अदर इंसेक्ट। जो नेफ्थलीन बॉल्स होती है ना, वो भी किसकी बनती है, कोल तार की बनती है, और वो किस में यूज़ आती है, जो भी इंसेक्ट्स वगैरह हैं उसको रिपेल करने के काम आती है। ठीक है, अब इस डे नाउ अ डेज हम बिटुमिन यूज़ करते हैं। बिटुमिन क्या है, एक पेट्रोलियम है। क्या है बिटुमिन, एक पेट्रोलियम है। ठीक है, जो कि किस में यूज़ होता है, इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल तार। कोल तार की जगह हम आजकल किसका यूज़ करते हैं, बिटुमिन का। और बिटुमिन एक तरह से क्या है, पेट्रोलियम है। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, फॉर मेटलिंग द रोड्स। रोड की जो मेटलिंग होती है, ROAD, रोड है ये, सड़क जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, रोड्स की जो मेटलिंग होती है उसमें हम बिटुमिन का यूज़ करते हैं आजकल। पहले कोल तार का करते थे, लेकिन आजकल हम किसका करते हैं, बिटुमिन का करते हैं। ठीक है, ये आपका ये लेक्चर आपका यहीं ख़त्म होता है। इसके बाद आपका कोल गैस और है, फिर हम पेट्रोलियम के बारे में देखेंगे, और फिर हम नेचुरल गैसेस के बारे में देखेंगे। उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर में हमने अभी तक कोल के बारे में सीखा है कि कोल कैसे बनता है, और कोल से हमें कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं। कोल से हमें मिलता है कोक, कोल तार एंड कोल गैस। एक कोल गैस आपका रह गया, वो हम आपको कल बताएंगे। ठीक है, आपको अब अच्छे से समझ में आ गया एग्जॉस्टिबल क्या होता है, इनएग्जॉस्टिबल क्या होते हैं। हमने इनएग्जॉस्टिबल एग्जॉस्टिबल तो देख लिया, उसमें हम अब किसके बारे में डिस्कस करें, एग्जॉस्टिबल के बारे में डिस्कस करें। इनएग्जॉस्टिबल के बारे में तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो लिमिटेड क्वांटिटी अनलिमिटेड क्वांटिटी में है। जो लिमिटेड क्वांटिटी में है उसके बारे में हमें जानने की ज़रूरत है कि वो कैसे बनता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो कि है कोल एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। और कोल में भी हमारे पास जो प्रोडक्ट आते हैं, कोक, कोल तार एंड कोल गैस। ठीक है, ये आपका लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।